Hello students. Today we discussed today we continue the remaining topic of last lecture. So what topic we are studying? We studied the pole pitch. Okay, हम लोग लास्ट क्लास में पोल पिच के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. तो पोल पिच जैसे मैंने बताया आपको आर्मेचर वाइंडिंग्स के टर्मिनोलॉजीज को हम स्टडी कर रहे हैं. तो उसमें हमने कंडक्टर टर्न्स के बारे में, कॉइल्स के बारे में, कॉइल साइड के बारे में, कोल पिच के बारे में, पिच स्पान क्या होता है या फिर कोल स्पान क्या होता है, और पोल पिच के बारे में. अकॉर्डिंग टू पिचिंग वी क्लासिफाई दी पिच वाइंडिंग, वी क्लासिफाई द आर्मेचर वाइंडिंग टू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द फुल पिच वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज द शॉर्ट पिच वाइंडिंग. सो पोल पिच के बारे में हो चुका है सब कुछ. अब हम लोग फुल पिच के बारे में देख चुके हैं, शॉर्ट पिच के बारे में हमको देखना है. देखो शॉर्ट पिच वाइंडिंग्स जो होती हैं, फुल पिच वाइंडिंग्स का कॉन्फ़िगरेशन भी हम स्टडी करेंगे कि कैसे उनको फिजिकली अरेंज किया जाता है किसी भी नंबर ऑफ स्लॉट्स के वाइंडिंग्स में. तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ शॉर्ट पिच के बारे में हमें देखना है. शॉर्ट पिच वाइंडिंग मैंने आपको बताया था, वाइंडिंग विच हैव अ कॉइल स्पान और द वाइंडिंग विच हैव कॉइल स्पान इज लेस देन दी 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से अगर कम है कॉइल स्पान या पोल पिच की वैल्यू, अगर कॉइल स्पान कॉइल साइड की जो वैल्यू है, दैट मीन्स वी कैन से कॉइल स्पान. ठीक है, दो कॉइल साइड के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है, कॉइल स्पान होता है. तो अगर कॉइल स्पान की वैल्यू जो है इज लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, या वी कैन से कॉइल स्पान इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एफ साइलेंस. एफ साइलेंस इज द पिच एंगल और वी कैन से ऑर्डिन एंगल. ओके, सो अगर इसकी वैल्यू कॉइल स्पान की वैल्यू 180 डिग्री बिलो है तो वी कैन से दी वाइंडिंग इज अ शॉर्ट पिच वाइंडिंग. अगर 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है या फिर पोल पिच की वैल्यू के इक्विवेलेंट होती है 360 डिग्री अपॉन पी मैकेनिकल डिग्रीज में, अगर कॉइल स्पान की वैल्यू इक्वल में है तो वो वाइंडिंग फुल पिच हो जाती है. अगर लेस देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस एस साइलेंस है, तो उसको हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं. अब इफेक्ट ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग में वी डन अ डिस्कशन इन आवर अर्लियर क्लास. फर्स्ट डिस्कशन इज व्हाट, मैंने आपको बताया था कि एक तो फ्लक्स पर पोल आपका रिड्यूस होता है. अगर फ्लक्स पर पोल रिड्यूस हो रहा है तो उसकी कंटिन्यू रिएक्शन में या कंटिन्यूस कंसिक्वेंसेस क्या होंगे उसके, कि जो ईएमएफ है वो भी आपका रिड्यूस होता है. सो ये दो चीज मैंने आपको बताया था. लास्ट में ये भी बताया था कि हार्मोनिक्स कंटेंट जो होगा या हार्मोनिक आपका साइनसोइडल जो स्मूथ वेव फॉर्म में मिलनी चाहिए, कब मिलेगी वो, जब आपकी हार्मोनिक कंटेंस और आउटपुट वेव फॉर्म में रिड्यूस हुई है. ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए या नलीफाई करने के लिए भी हम शॉर्ट पिचिंग का यूज कर सकते हैं, या वाइंडिंग को या स्लॉट्स को हम स्क्वीड बोलते हैं, SKUEWED स्क्वीड भी बोलते हैं, जो हम इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे. तो उसमें क्या होता है, हम स्लॉट्स को तिरछा काट देते हैं या तिरछा डिजाइनिंग करते हैं. दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ये मेरा कोई भी एक स्क्वायरल केज टाइप रोटर है इंडक्शन मशीन के वे में हम लोग बात करेंगे तो. ठीक है, ये मेरा एक रोटर होता है. अब इसके अंदर क्या होता है, जो अगर एक जनरली मशीन होती है उसमें कैसे कटे होते हैं, जो हमारे स्लॉट्स होंगे वो इस तरह से होंगे, सीधे सीधे हम लोग कटिंग करके रखते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, हार्मोनिक कंडेंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको हम थोड़ा सा तिरछा काटते हैं, यानी कि इस वे में होगा डायग्राम. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है. तो वो जब हम पढ़ेंगे आगे तब हम देखेंगे, बट अभी तक फिलहाल ये चीज़ हमें होना चाहिए कि हाँ, हार्मोनिक कंटेंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइंडिंग की शॉर्ट पिचिंग की जाती है. ईएमएफ की वेव फॉर्म को या ईएमएफ की वैल्यू को रिड्यूस करना है या फ्लक्स की वैल्यू को कम करना है. देखो ईएमएफ भले ही कम मिलेगा, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ ईएमएफ मिलेगी वो स्मूथ होगी, वेव फॉर्म जो भी स्मूथ होगी, उसमें हार्मोनिक्स कंटेंट थर्ड और फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स कंटेंट में कम मिलेंगे या देखने को ही नहीं मिलेंगे, नलीफाई हो सकते हैं. वो क्यों होगा, वो सब सिर्फ इस पिच एंगल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. एफ साइलेंस जो वैल्यू थी 180 डिग्री माइनस एफ साइलेंस जो वैल्यू थी किसकी, शॉर्ट पिच के लिए. ठीक है, 180 डिग्री माइनस एफ साइलेंस. ठीक है, ये एफ साइलेंस वैल्यू जो होती है हमेशा ना इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोल पिच की वैल्यू जो होती है वो हमेशा स्लॉट्स पर पोल में भी निकाल सकते हैं. स्लॉट पर पोल्स में कैसे निकालते हैं, एंडिंग स्लॉट्स माइनस स्टार्टिंग स्लॉट, उनको माइनस कर दोगे तो हमारे पास पोल पिच होगा वो स्लॉट के टर्म्स में आ जाएगा. और इलेक्ट्रिकल डिग्रीज और मैकेनिकल डिग्रीज दोनों में होता है. ठीक है, इसी तरीके से एक स्लॉट एंगल था. ठीक है, लैम्डा से मैंने इसको बताया था. ठीक है, ये स्लॉट एंगल था, ये वैल्यू भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों डिग्रीज में आ सकती है. बट हमेशा रखना कि जो एफ साइलेंस की वैल्यू होगी, यानी कि शॉर्ट पिच एंगल की वैल्यू है या जो कॉर्डिंग एंगल की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में ही होती है. ठीक है,
सो हमने ये देख लिया था। अब हमें आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ शॉर्ट पिचिंग ऑन फ्लक्स और ईएमएफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम में ये याद होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फॉर्मूला किसके लिए, देखो जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें जो भी बोल है या जो भी स्लॉट है वो क्या करेगा, अपना एक फ्लक्स जनरेट करेगा। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने कम स्लॉट्स बनाए हुए 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर स्लॉट की ये मशीन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हर एक स्लॉट जो होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टू जनरेट अ फ्लक्स। ठीक है, हर एक पोल या हर एक स्लॉट जो होता है उसमें एक अपना फ्लक्स और ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला अभी के लिए ध्यान में रखने की बात है कि जो आपको ध्यान में रखना है वो होता है जनरलाइज फॉर्मूला क्या है इसका। फुल पिच वाइंडिंग के लिए अगर हमें फ्लक्स पर पोल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्लक्स पर पोल की 4 BP। BP क्या है यहाँ पे, फ्लक्स डेंसिटी है इन वन पोल। ठीक है, L मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन P। यहाँ पे L जो होता है ये लेंथ की बात करता है, रेडियस R से डिनोट करते हैं, और P इज नंबर ऑफ पोल। देखो ये जो फ्लक्स पर पोल की वैल्यू कैसे आई है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, या ईएमएफ की वैल्यू कैसे आई है, ये सब जब चीज़ें हम आगे जो हमारी थर्ड यूनिट पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या करेंगे, हम सभी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें इतना याद होना चाहिए, बिकॉज हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन निकाल के लेके आना है कि अगर हम शॉर्ट पिचिंग का यूज़ करते हैं तो उस केस में फ्लक्स पर पोल की वैल्यू कैसे रिड्यूस होती है। ठीक है, तो हमें रिड्यूस करने के लिए हम दो ही चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे। तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, फुल पिच से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि फुल पिच वाइंडिंग की जो भी फ्लक्स पर पोल होगा उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी शॉर्ट पिचिंग के कंपैरिजन में। So we have a generalized formula of flux per pole, and what is that? 4 BP is the flux density per pole, ये जिसको हम MMF distribution per pole भी बोल सकते हैं, B से डिनोट करते हैं इसको BP से। L is the length of the conductor and R is the radius of the particular conductor या armature जो भी है। ठीक है, अपॉन दी नंबर ऑफ पोल्स। अगर हमने यहाँ पे हमारा जो भी फॉर्मूला है वो हम किसके लिए डिराइव करें, नंबर ऑफ पोल्स 2 के लिए डिराइव कर रहे हैं, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, 5P इक्वल्स टू 5P इज दी फ्लक्स पर पोल। ठीक है, 5P क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, फ्लक्स पर पोल, तो 2BPLR होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो जनरलाइज फॉर्मूला ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 4.44 फ्रीक्वेंसी 5F मल्टीप्लाइड बाय 5E मल्टीप्लाइड बाय दी N विच इज योर नंबर ऑफ टर्न पर फेज। ओके, सो दिस इज दी फुल पिच फॉर्मूलाज या फुल पिच वाइंडिंग के लिए जो जनरलाइज फॉर्मूले होते हैं 5P और AF के लिए। इन दोनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे बेटा, निकाल के देखेंगे जब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ दोबारा से इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फुल पिच शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे कि हमें ये फॉर्मूला याद होता है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, B मल्टीप्लाइड बाय A होता है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, B मल्टीप्लाइड बाय A होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम वो कल वाला ही डायग्राम है जिसमें कि मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 10 स्लॉट्स की मैंने एक मशीन को कॉन्फ़िगर किया गया है। यहाँ पे मैंने अभी 2 स्लॉट्स ही बता रखे हैं, लेकिन ये है कितने स्लॉट्स की मशीन, 10 स्लॉट्स की मशीन होती है। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है 10 स्लॉट को मैंने। तो यहाँ पे क्या है, फुल पिच वाइंडिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने नंबर 1 स्लॉट और नंबर 6 स्लॉट्स में मैंने क्या कर रखा है, मेरी वाइंडिंग को लगा रखा है। दैट मीन्स जो भी मेरा कंडक्टर है या जो भी मेरा टर्न है, वाइंडिंग है, वो इस तरह से होके एक कोयल साइड 1 से निकलेगा, स्टार्टिंग होगी 1 से और टर्मिनेट कहाँ पे होगा, ये 6 स्लॉट में जाकर के। टू कॉन्फ़िगर अ फुल पिच वाइंडिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 स्लॉट से आर्मेचर वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे लगाना, देन 1 टर्न कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे वाइंडिंग के टर्मिनल को 6 नंबर के स्लॉट्स पे। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्लॉट कितना गैप रहा, 5 स्लॉट के गैप के बाद 6ठे नंबर के स्लॉट पे हमने क्या करा, वाइंडिंग को टर्मिनेट कर दिया। तो ये तो किसके लिए था, फुल पिच वाइंडिंग के लिए था। लेकिन अगर हमें इसी वाइंडिंग को इसी मशीन के लिए हमें शॉर्ट पिच वाइंडिंग कॉन्फ़िगर करना होगा तो मैं क्या करूँगी, 180 डिग्री लेस करना है ना मुझे एंगल, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 5वें स्लॉट पे क्या कर दूंगी, यानी 4 स्लॉट के बाद 5वें स्लॉट पे मैं अपनी वाइंडिंग को टर्मिनेट कर दूंगी। तो ये वाइंडिंग क्या बन जाएगी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो पोल टू पोल डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब मैं 1 पे स्टार्टिंग करके 6 पे टर्मिनेट कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट पिचिंग करना है तो मैं या तो 1 वाले या तो मैं स्टार्टिंग वाला स्लॉट कम कर दूँ, या तो मैं 2 से स्टार्ट करूँ,
6 पे ख़त्म करूँ, या फिर मैं क्या करूँ 6 से ख़त्म ना करके 5 पे ख़त्म कर दूँ वाइंडिंग का टर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 5वें नंबर स्लॉट पे मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया वाइंडिंग। तो अब क्या होगा, 5वें और 6ठे के नंबर के बीच में जो मेरा एंगल का डिफरेंस कहलाएगा उसको मैं क्या बोलूँगी, मेरा यहाँ पर पिच एंगल या फिर इसको मैं कॉर्डिंग एंगल एप्सिलॉन से मैं इसको डिनोट करूँगी। ठीक है, तब जाके मेरे पास ये पूरा जो एंगल निकल के आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन होगा। इसी को इस डायग्राम में और समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये तो मेरा एक जनरलाइज डायग्राम था जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट जो होता है, इस डायग्राम में मैंने आपको बता रखा है, ये शॉर्ट पिचिंग जो होता है इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दोनों ही साइड से, यानी कि ऊपर से भी मैंने एक स्लॉट कम लिया है, नीचे से भी एक स्लॉट मैंने कम कर लिया है। ये 10 स्लॉट्स की मशीन होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे स्टेलियन पोल रोटर नहीं लगाया, यहाँ पे एनएस पोल नहीं बता रखा है। टू विजुअलाइज या अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे उसको हटा दिया है अभी, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंस है। ठीक है, ये जो सिलियन पोल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 10 स्लॉट बता रखे हैं। नंबर 1 से मुझे स्टार्ट करना चाहिए था अगर फुल पिच वाइंडिंग बनानी है तो, और नंबर 6 पे इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए था वाइंडिंग को, लेकिन मुझे फुल पिच नहीं बनानी है, शॉर्ट पिच बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, नंबर 2 से स्टार्ट करूँगी वाइंडिंग को लगाना, और इस तरह से लगाते हुए एक टर्न कंप्लीट करते हुए मैं कहाँ पे खत्म करूँगी, 5 पे। ठीक है, तो अब दोनों साइड मेरे पास एंगल कितना बनेगा, सपोज करो मेरे पास जो एंगल बना वो था एप्सिलॉन/2 और एप्सिलॉन/2। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन/2 इस टर्मिनल पे, यानी कि 5वें वाले स्लॉट पे जो मेरे पास एंगल आएगा वो एप्सिलॉन2 आ जाएगा, एप्सिलॉन/2। और यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्टिंग हो रही है वो कितना होगा, देखो ये टोटल एंगल तो 180 डिग्री है, सिंपल सी मैथमेटिक है, टोटल एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 180 डिग्री यहाँ पे ही रखती, यानी यहाँ से ही मेरा 1 से ही स्टार्ट करती और 5वें खत्म करती, तब तो मेरा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन होता। लेकिन अब एप्सिलॉन/2 जो होगा, क्योंकि एप्सिलॉन डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन/2 दोनों एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, और हमें कैलकुलेशन कहाँ तक करनी है, 2 स्लॉट से लेकर के 5वें स्लॉट तक के लिए हमें क्या करना है, शॉर्ट पिच एंगल को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है मशीन जो है वो अब कहाँ से कहाँ तक कॉन्फ़िगर है, यहाँ तक के लिए कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है, तो जो भी मेरा एंगल होगा वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, एप्सिलॉन/2 से लेकर के 180 माइनस एप्सिलॉन/2 तक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इफ़ यू हैव सम डाउट तो यू कैन आस्क मी, हम लोग दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं डायग्राम को। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, जिसमें हमें फाई इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सबका इंटीग्रेशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंशिएशन किया एरिया का फ्लक्स का, क्योंकि बी मैंने माना है यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी मेरी कांस्टेंट होगी, और फ्लक्स जो है यही मेरे पास क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी, बिकॉज इट इज अ एसी क्वांटिटी। फ्लक्स किस नेचर का होता है, एसी मशीन में हमेशा याद रखना एसी नेचर का होगा। डीसी मशीन में किस नेचर का था, डीसी फ्लक्स, डीसी नेचर का था फ्लक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो रोटेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, b मल्टीप्लाइड बाय d इंटू ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से डिफरेंशिएशन का साइन हटाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन लगा दूँगी। ठीक है, सबसे सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड जो होगा इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये d फाई आएगा। ठीक है, d फाई बोथ साइड इंटीग्रेशन लेके चलूँगी मैं। ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लेके चलूँगी तो क्या जाएगा, d फाई इंटीग्रेशन क्या, bp। अब देखो इसमें एरिया जो होता है तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास एंगल निकाल के आता है। ठीक है, एल आर डी अल्फा, ये सब डेरिवेशन जो होगा मैं आपको जब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि बी जो है बीपी साइन अल्फा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक साइनोसोडल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बीपी साइन अल्फा, यहाँ पे एरिया को मैंने बताया एल आर से। ठीक है, डी अल्फा। ठीक है, बीपी साइन अल्फा, इसी का इंटीग्रेशन डी अल्फा, क्योंकि हम अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और मेरा एल मल्टीप्लाइड बाई आर, यानी लेंथ और रेडियस मेरा क्या एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या होगा कि साइन अल्फा जो है, बाकी सब क्वांटिटीज मैंने कांस्टेंट ले ली है, बीपी एल आर है ना, और डी अल्फा है। ठीक है, बीपी एल आर, और ये साइन, ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक हो गया है, साइन अल्फा। ठीक है, तो बीपी एल आर हो जाएगा, यानी एल मल्टीप्लाइड बाई दी रेडियस हो जाएगा। इसी का मैंने इंटीग्रेशन किया है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी साइन अल्फा की माइनस कोस अल्फा। इसमें मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर दी। अब लिमिट्स से को याद रखना, ये डायग्राम में कहाँ से कहाँ तक का शॉर्ट पिचिंग हो रहा है, 2 से लेकर के 5 तक का, यानी कि कौन से स्लॉट से 2 से स्टार्ट किया, 5 पे खत्म कर दिया। तो मेरे पास जो एंगल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन 2 से लेकर के एप्सिलॉन 2 तक होगा। ठीक है,
एप्सिलॉन 2 ये ही लिमिट्स मुझे पुट करनी होगी क्योंकि 2 और 5 के बीच का शॉर्ट पिचिंग करना है। तो शॉर्ट पिचिंग एंगल कहाँ से कहाँ तक का है मेरे पास 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन 2 से लेकर के एप्सिलॉन 2 तक। वैल्यूज पुट कर दी तो मेरे पास क्या एंगल निकल के आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास निकल के आता है phi is equal to 2 BPL multiplied by the R multiplied by cos epsilon by 2। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स पर पोल व्हेन वी डन दी शॉर्ट पिचिंग ऑफ द वाइंडिंग। ठीक है, शॉर्ट पिचिंग करने के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आता है फ्लक्स पर पोल का वो कितना होता है शॉर्ट पिचिंग का 2 BP मल्टीप्लाइड बाय L इंटू मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय cos epsilon by 2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स इन शॉर्ट पिच केस। ठीक है, और फुल पिच वाले केस में क्या था, फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी 4 BPLR अपॉन P। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास निकल के आएगा, है ना। अब इसी में मैंने आगे फॉर्मूला भी बता रखा है कि पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स पर पोल इन दी शॉर्ट पिच वाइंडिंग अपॉन फ्लक्स पर पोल इन दी फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे या रेशियो लेंगे तो भी, क्योंकि पिच फैक्टर है, फैक्टर ऑब्वियसली एक रेशियो प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 BPLR cos एप्सिलॉन बाय 2 अपॉन 2 BPLR। क्योंकि हम पोल किसकी बात कर रहे हैं, 2 पोल मशीन के लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन करा है हमने, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा Kp विच इज योर पिच फैक्टर, इट इज नथिंग बट cos एप्सिलॉन बाय 2। तो दिस इज दी एंगल। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होता है कि देखो ये जो डायग्राम है इसको मैंने कुछ नहीं किया है, ये पहले वाला ही डायग्राम था। इसमें सिर्फ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने एक 2 पोल, देखो मैंने ये मशीन कौन सी ली है, 2 पोल मशीन ली है। ठीक है, कौन सी मशीन है यहाँ पे देखना है इसको, ये कौन सी मशीन है, 2 पोल मशीन है। ठीक है, 10 नंबर स्लॉट्स हैं। ठीक है, 180 डिग्री कब होगा, जब मेरा 1 से लेकर के 6 पे टर्मिनेट हो जाएगा, वाइंडिंग इस तरह से होकर के 1 टर्न कंप्लीट करेगी। ठीक है, अगर इसी में मैं यहाँ पे शॉर्ट पिचिंग करती तो ऑब्वियसली 6 से कम यानी 5वें स्लॉट पे मैं कन्फिगर कर देती वाइंडिंग को, तो वो एंगल 180 डिग्री लेस चला जाता। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, दोनों ही साइड से क्या करा, शॉर्ट पिचिंग कर दी। यानी कि नंबर 1 से स्टार्ट ना करके मैंने वाइंडिंग को कहाँ से लगाना स्टार्ट किया, 2 नंबर स्लॉट से स्टार्ट किया। 6 से स्टार्ट ना, 6 से टर्मिनेट ना करते हुए मैंने 5 पे टर्मिनेट कर दिया। तो मेरे पास ओवरऑल एंगल तो 180 डिग्री था। ठीक है, ये एंगल कितना था, एप्सिलॉन आ रहा था, लेकिन ये मैंने दोनों साइड से कम कर दिया तो वो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा ना वो एंगल, तो एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने 5 पर लिमिट लगा दी एप्सिलॉन बाय 2 की, और यहाँ पे लिमिट लगा दी 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन बाय 2 की। कुछ नहीं करा, उसके बाद फिर ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। ये सब चीज़ें हम आगे भी करेंगे जब हम फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। एक सिंगल, जब हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एक सिंगल कॉइल में या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, जिसमें कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल में करा हुआ होगा या 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तब उस केस में हम तीनों एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। एक सिंगल कंडक्टर में भी फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स की वैल्यू, ईएमएफ वैल्यू, जब वाइंडिंग्स 190 डिग्री अपार्ट होंगी, 2 वाइंडिंग होंगी। ठीक है, जिसको अपन 2 फेज ही बोल सकते हैं, है ना। सिंगल फेज में तो एक कंडक्टर आ जाएगा और 3 फेज में 3 कंडक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, फ्लक्स और एमएमएफ की वैल्यू यानी एयर गैप एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम उसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होती है कि हार्मोनिक्स जो होंगे, जैसे कि इसमें अगर हमें हार्मोनिक कंटेंट निकालना हो, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, Kp इक्वल्स टू cos एप्सिलॉन बाय 2 होता है। ठीक है, अगर मुझे हार्मोनिक कंटेंट निकालना होगा, हार्मोनिक कंटेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, Kp जैसे मान लो कि nth हार्मोनिक के लिए निकालना है, nth हार्मोनिक के लिए Kp का फैक्टर निकालना है, पिच फैक्टर निकालना है, तो उसको क्या बोलती हूँ मैं, cos nth हार्मोनिक के लिए n हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब थर्ड हार्मोनिक निकालना होगा। ठीक है, 5th हार्मोनिक निकालना होगा, 7th हार्मोनिक निकालना होगा, जिस भी हार्मोनिक के कंटेंट को हमें रिड्यूस करना है तब हमें वो एंगल पता चल जाएगा। ओवरऑल एंगल तो भी है 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है कि पोल पिच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन कितना एंगल उसमें से कम किया जाएगा वो डिपेंड किया जाएगा हमारे हार्मोनिक कंटेंट हमें कितना कम करना है। ठीक है, तो अब समझ में मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होने वाली होंगी कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ना, जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू एक मशीन डिजाइनर डिसाइड करता है तो किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कितना आपको हार्मोनिक कंटेंट रिड्यूस करना है। या तो अगर उसमें लिखा होगा थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करना है, या थर्ड हार्मोनिक को कंपनसेट करना है, या 5th को करना है, या 7th को करना है। ठीक है,
उसको भी अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक होगा, वो होगा एक तो डिस्ट्रीब्यूशन और कंसंट्रेटिव वाइंडिंग का, उसको भी मैं इसी डायग्राम से समझाऊंगी। देखो कंसंट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिंग में क्या मतलब होता है, जैसे कि इनका नेम ही सजेस्ट करता है कि कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग में क्या होता है कि जो भी वाइंडिंग है वो किसी ना किसी एक स्लॉट, जैसे मान लो 50 टन की वाइंडिंग है, अभी तो हम 2 या 3 4 टन की बात कर रहे हैं, लेकिन मशीन जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बल्कि साइज की ह्यूज स्ट्रक्चर होता है मशीन का, तो उसमें एक सिंगल या 2 कंडक्टर 2 टन की या 4 टन की वाइंडिंग काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे आपको 50 या 60 या 100 टन की वाइंडिंग भी कन्फ्यूगर या जनरेट या डिजाइनिंग करनी पड़ती है। तो कंसंट्रेटिव में क्या होगा, कंसंट्रेशन बेसिकली एक ही स्लॉट में आपका पूरा 1 टन लगा हुआ है, यानी कि 50 टन की वाइंडिंग जो है वो सभी स्लॉट्स में ना डिवाइड होते हुए ना डिस्ट्रीब्यूट होते हुए पर्टिकुलर मान लो इस एक स्लॉट में कन्फ्यूगर है, ठीक है, तो वो कहलाएगी कंसंट्रेटिव वाइंडिंग। अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग है तो दैट मीन्स जो 50 टन की वाइंडिंग है वो क्या करेगी, अलग अलग टर्न्स में इक्वली यूनिफॉर्मली डिवाइड होगी, ठीक है। वो कैसे होती है वो हम अभी आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से है। सो आगे हम देखते हैं इसमें थर्ड हार्मोनिक रिडक्शन के बारे में। थर्ड हार्मोनिक जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन, देखो ये एक चीज़ तो हमें समझ में आ चुकी है कि हाँ पिच फैक्टर होता है, जिसके थ्रू अगर हम पिच फैक्टर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वाइंडिंग फैक्टर, तो KW जो होता है मैं बोलती हूँ वाइंडिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है KP एंड KD, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर वाइंडिंग फैक्टर। इसमें से अभी हमने जो एक्सप्रेशन देखा है वाइंडिंग फैक्टर का वो है हमारे पास KP और KD। अभी तक हमने पिच फैक्टर देखा है क्योंकि हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर KP फैक्टर को हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। लेकिन इसमें जो कॉस एप्सिलॉन बाय 2 है, अब इसमें एप्सिलॉन एंगल जो होता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए एक चीज़ समझने वाली होती है कि अगर हमें कितना हार्मोनिक कंटेंट जो है वो रिड्यूस करना है या उसको नलिफाई करना था। तो देखो अगर थर्ड हार्मोनिक कंटेंट को हमें रिड्यूस करना होगा तो मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया था कि nth हार्मोनिक इक्वल्स टू कोस n एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 हो जाएगी, K3P इक्वल्स टू क्या जाएगा कोस 3 एप्सिलॉन बाय 2। अब देखो इस कोस एप्सिलॉन बाय 2 की वैल्यू या कोस 90 डिग्री पे कोस की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। तो हम एक एक्सप्रेशन यहाँ से लेके चलते हैं कि कोस 3 एप्सिलॉन जो को हम क्या लिख सकते हैं कोस 3 एप्सिलॉन बाय 2 इक्वल्स टू मैं लिखती हूँ यहाँ पर 0 डिग्री या 0, ठीक है। तो ये 0 कब होगा, इसको मैं इक्विवेलेंट कर देती हूँ 0 के, तो ये 0 कब होगा जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो 3 एप्सिलॉन बाय 2 कोस इनवर्स 0 कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसी से मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिया है, तो इसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन बाय 2 90 डिग्री, एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 180 डिग्री अपॉन 3, दिस इज योर 60 डिग्री। तो इस तरह से हार्मोनिक कंटेंट की वैल्यू जो होती है उसके ऊपर आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू डिफाइन करती है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप खुद नोट डाउन करके देख लेना, ये किस में इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में है, ठीक है। सारी एंगल्स किस में होते हैं इसके इलेक्ट्रिकल्स में होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में होते हैं, मैकेनिकल डिग्रीज में एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। सो इस तरह से है। अब इसमें ठीक है ये मैंने बता दिया है, तो एक लाइन यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि द वैल्यू ऑफ शॉर्ट पिच एंगल एप्सिलॉन, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना अपने नीचे इसमें हैंड राइटिंग में, क्योंकि ये सारे नोट्स आप खुद हैंड राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन विल डिपेंड ऑन हार्मोनिक कंटेंट वैल्यू, ठीक है। कितने हार्मोनिक कंटेंट को आपको नलिफाई करना है उस वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें फिर कॉइल स्पान की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 180 डिग्री एप्सिलॉन में एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करोगे तो 60 डिग्री इज द एप्सिलॉन वैल्यू, सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री अपॉन कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास कन्फिगरेशन था ये वाला फुल पिच वाइंडिंग का वो इस तरह से आ रहा था, ठीक है, सिंगल टर्न वाइंडिंग का, यहाँ पे 180 डिग्री था। लेकिन अब यहाँ पे हमें हार्मोनिक कंटेंट को रिड्यूस करना है तो हमने इसकी शॉर्ट पिचिंग कर दी है, तो अब ये 180 डिग्री ना होकर के कितना एंगल हो जाएगा 120 डिग्री पे यहाँ पे मुझे वाइंडिंग को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब वो कैसे होगा वो हम देखो अभी तक के लिए इतना नॉलेज काफ़ी है, आगे हम परस्यू करेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर होती चलेंगी।
नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और होता है जो आपके अभी हमने एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था ना, पिच फैक्टर का वैल्यू निकालने का, कोस एप्सिलॉन वैल्यू का। तो किसी किसी बुक्स में जो होगा वो आपको ऐसा डायग्राम भी नजर आता है, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो वो कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 टर्न की फुल पिच वाइंडिंग बोली है, और यहाँ पे मेरे क्या है 2 टर्न की सिंगल शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है। 2 टर्न से मेरा क्या मतलब होता है कि मैंने यहाँ से वाइंडिंग को लगाना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये मेरे कोई भी जैसे कि यार ये मान के चलो ये कोई स्लॉट हो गए, यहाँ पे कोई स्लॉट थे, ठीक है ना, ये 2 स्लॉट्स मान के चलो, नीचे मान लो, ऊपर नहीं मानते, नीचे मान के चलते, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 2 स्लॉट्स मान के चलती हूँ, एक इस तरह से, एक मेरे इस तरह से। यहाँ पे 2 स्लॉट से एक का एंडिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से तो इसमें लास्ट में ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये इस वाला फेजर डायग्राम है। तो इसमें फेजर डायग्राम में ये बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए हमें देखना जरूरी होगा। 2 टर्न की वाइंडिंग के मैंने 2 डायग्राम्स यहाँ बताए हुए हैं, एक तो फुल पिच वाइंडिंग है और एक शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। फुल पिच वाइंडिंग में 180 डिग्री होगा। जैसे किस तरह से कन्फिगरेशन होगा वाइंडिंग का, वो इस तरह से होगा कि यहाँ पे नंबर 1 स्लॉट से मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया, फिर यहाँ से वापस 1 टर्न कंप्लीट हो गया। देन सेकंड टर्न के लिए वापस से मैंने इस वाइंडिंग को इस तरह से घुमाया है। देन यहाँ पर इस तरह से मैंने बाहर के टर्मिनल निकाले, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है 1 and 1 डैश से। जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मशीन की वाइंडिंग का, उसको मैंने 1 टर्मिनल नाम दिया, जहाँ से आउटगोइंग टर्मिनल है उसको मैंने नाम दिया है 1 डैश, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और एक न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे दोनों वाइंडिंग्स आपस में कनेक्ट होते, देखो इसमें इस तरह से होता है कि ये अगर मान के चलो मेरा कोई भी एक आर्मेचर का एक कोई भी पोर्शन है, जैसे कि ये मान के चलो ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वाइंडिंग्स को जब लगाती हूँ तो मैं क्या करूँगी, एक वाइंडिंग लगाएं, फिर ये टर्न वाला पोर्शन बेकार है, ठीक है। यहाँ तो ना तो कोई फ्लक्स जनरेट होगा इस पोर्शन से, जहाँ पे वाइंडिंग का इस पोर्शन को मैं बाउंड करके अगेन दूसरा पोर्शन लगाऊंगी, फिर इसको वापस ले जाके इस तरह से दूसरा टर्न लगाऊँ। तो यहाँ जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन की बात कर रही हूँ, ये पोर्शन जो यहाँ पे लगा हुआ है ये किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि इसको मैं बोलती हूँ ओवरहैंग वाला पोर्शन। एक्टिव लेंथ मेरा ये वाला पोर्शन कहलाता है। ये इस तरह का जो वर्टिकल पोर्शन है लिंब वाला, वो होता है मेरा एक्टिव पोर्शन। और जहाँ पे टर्न लग रहे हैं ना, वो हमारा ओवरहैंग पोर्शन होता है, जो हमारे किसी भी काम का नहीं है। ना तो यहाँ कोई फ्लक्स जनरेट होता है, ना ही कोई ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। सो इस तरह से, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको 0 नाम दिया है, बिकॉज यहाँ पे किसी काम का है नहीं ये पॉइंट जहाँ पे टर्न कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इसमें एक चीज़ और होती है कि हाँ, शॉर्ट पिच के लिए क्या होगा, यहाँ तो मेरा 180 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन यहाँ पे 180 बिलो होगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा पहले वाले ही स्लॉट्स में अरेंज कर दूँगी या जमा दूँगी। तो जो एंगल मेरा बचा उसको मैंने एप्सिलॉन नाम दे दिया। ये टोटल एंगल मेरा 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन। दिस इज दी डायग्राम ऑफ 2 टर्न फुल पिच वाइंडिंग एंड दिस इज डायग्राम ऑफ 2 टर्न शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अब क्या करेंगे, इनके लिए हम ईएमएफ की कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे कैसे ईएमएफ बनता है। जैसे कि E11, देखो टोटल जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा हमारा E11। देखो एक तो टर्मिनल 1 हो गया जहाँ से मेरा करंट अंदर जा रहा है या ईएमएफ, और जिस टर्मिनल से मैं इसको आउटगोइंग, देखो कोई वायर है, अगर वो इनकमिंग जा रहा है करंट तो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा भी तो सही। तो जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसको मैं क्या नाम देती हूँ, 1 डैश। सेम इसी तरह से शॉर्ट पिच के लिए मैंने यही नोटेशंस लिखे। तो E11 डैश जो मेरा टोटल ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E10 और E1 डैश 0, ठीक है। ये दोनों का क्या होगा, एग्जैक्टिक समेशन लूंगी मैं, ये दोनों फेजर क्वांटिटीज हैं। जैसे कि देखो इसको अगर मैं फेजर डायग्राम से देखूँ तो कैसा होगा, E10 इज दी वोल्टेज एट दिस लिंक 10, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो 180 डिग्री ही इससे क्या करेगा, लैग करेगा। यानी कि दोनों जो एंगल्स होंगे या दोनों जो ईएमएफ होंगे 10 और 1-0, उन दोनों में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का होगा, बिकॉज इट इज अ फुल पिच वाइंडिंग। तो ये फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए ही सेम मैं अगर कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, E11 डैश जो मेरा टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा, जो कि मेरा एल्जेब्रिक समेशन होता है 10 और 1-0 का। तो वो किस तरह से निकल के आएगा उसका एक्सप्रेशन, जैसे कि ये मेरा ओवरऑल डायग्राम होता है। इसको मैं दोबारा से रिक्रिएट करती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये है मेरा 10 टर्मिनल, ये है मेरा 10 E10, ठीक है। ये मेरा E10 टर्मिनल होता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो मेरा E1-0 वाला जो वोल्टेज होगा वो कितना डिग्री लैग कर रहा होगा, 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन से। तो 180 डिग्री कितना होता है, इसके सेम अगर मैं अपोजिट साइड में और सेम लाइन में जाऊंगी तो मेरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन वो कितना एंगल लैग कर रहा होगा, एप्सिलॉन वाले एंगल से। तो यहाँ से मैंने एक एप्सिलॉन वाला एंगल लिया जिसको मैं बोलती हूँ E1-0, ठीक है। तो ये एंगल कितना है मेरे पास, एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट पिच एंगल। तो अब जो मेरे पास ये एंगल है वो कितना हुआ बेटा, 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन, ओके। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ईएमएफ, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें E11 की वैल्यू नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इसी लाइन को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। यही होता है फेजर डायग्राम में, ठीक है। इस E10 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मैं आगे, यहाँ से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया इस लाइन को, सेम इसके पैरेलल में जैसे इसके परपेंडिकुलर ही बनानी है लाइन, ठीक है। तो आप लोग सही बनाइएगा, मैं शायद हो सकता है कुछ गलत बना दूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और क्योंकि मैं माइनस लेना है ना, माइनस E10 हुआ है, ठीक है, माइनस E10 डैश, ठीक है। अब जो मेरा फाइनल निकल के आएगा रिजल्टेंट वाला वो इस तरह से होगा, इन दोनों का इस तरह से मैं समेशन ले लूँगी तो मेरे पास E11 मेरी वैल्यू आएगी। बट वी हैव टू फाइंड आउट दी, क्योंकि देखो ये दोनों लेंथ तो इसमें सेम है, ये भी लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम होगा, ठीक है, इस लेंथ के बराबर होगा, लेकिन हमें इस लेंथ की वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कुछ ना कुछ नोटेशंस लूँगी। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने इसको O से डिनोट किया इस पॉइंट को, तो इसके आगे मैं यहाँ पे एक इस तरह से परपेंडिकुलर का लाइन खींचूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया M से, और ये जो पूरी लाइन है मेरी इसको मैंने नाम दिया C और D, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बताया है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C एंड D, क्योंकि CD E11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हम उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी CD की वो कितनी होती है, 2 E10, ठीक है, 1 cos ε/2, ठीक है। अगर ये बाइंडिंग फुल पिच होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, E11 की 2 एप्सिलॉन 2 E10, ठीक है, इस वैल्यू के बराबर आता है, लेकिन शॉर्ट पिच में ये वैल्यू है। तो हम जब KP की वैल्यू निकालेंगे तो E11 व्हेन कॉइल स्पान इज कॉइल या कॉइल इज शॉर्ट पिच, E11, ठीक है, E11 जो वैल्यू है वो कितना आएगा, फुल पिच वैल्यू। तो इस तरह से एक्सप्रेशन निकल के आता है। ये बेसिकली बुक्स में ही दे रखा है, ठीक है। इनको सिर्फ इसी फॉर्मेट में याद करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस पूरे डायग्राम को हम समझ नहीं पाएंगे तो हमसे एग्जाम में नहीं पूछता है। बट हाँ, ये डायग्राम वो ज़रूर हमसे पूछता है जब हम शॉर्ट पिच का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 2 एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना डेप्थ में मैं नहीं गई, क्योंकि इसकी अगर कन्फिगरेशन या इसका मैं डेरिवेशन कराने बैठती तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए हमने शॉर्ट एंड सिंपल में कराया कि ये दोनों डायग्राम समझ में आ चुके होंगे, ये एक्सप्रेशन भी समझ में आ चुका है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स से आगे, तो इसलिए मैंने उस मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में मैं नहीं गई, मैंने फाइनल एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करके बताया है। तो इस तरह से शॉर्ट पिच का जो भी कैलकुलेशन था, शॉर्ट पिच का जो भी पार्ट था वो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डबल लेयर वाइंडिंग। अब डबल लेयर वाइंडिंग का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ, जैसे कि डबल लेयर और सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है। सिंगल लेयर और डबल लेयर में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये मेरे नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं 1 2 3, ठीक है। अगर मैंने एक सिंगल स्लॉट में सिंगल वाइंडिंग को कॉन्फ़िगर कर रखा है या अरेंज कर रखा है तो वो वाइंडिंग कहलाएगी सिंगल लेयर वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग की एक की लेयर मैंने यहाँ पे जमा रखी है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। और डबल लेयर में क्या होता है, यहाँ पे मैं अगर इस तरह से मान लूँ 1 2 3 ये मेरे 3 हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको, इस स्लॉट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ये, ठीक है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही कॉइल साइड हो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, देन ये इधर से एंड हो गया, फिर इसके बाद अगर हम वापस से लगाना चाहेंगे तो अगेन इसको हम इस तरह से यहाँ से ले जाकर इस तरह से ऐसे करके ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकती है 2 टर्न वाइंडिंग, सिंगल टर्न वाइंडिंग। लेकिन इसमें डबल लेयर में क्या करते हैं हम लोग, 2 टॉप और बॉटम 2 स्लॉट बना के चलते हैं, ठीक है। यानी कि
एक वाइंडिंग की एक कॉइल साइड तो आ गई मेरी 1 नंबर पे, जिसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। यानी एक वाइंडिंग का एक कॉइल साइड ए पे आ गया। दूसरा कॉइल साइड कहाँ पे इन्वॉल्व करा दूंगी मैं, दूसरे नंबर की बॉटम वाले पोर्शन में, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया ए डैश। तो ए फेस की वाइंडिंग बनानी हुई तो मैं क्या करूँगी, एक कॉइल साइड लगा दूंगी मैं नंबर 1 पे, दूसरी कॉइल साइड लगा दूंगी अदर उस पर, ठीक है, बस बॉटम पे। इसी तरह से यहाँ जो दूसरा पार्ट बचेगा वहाँ पे मैं बी फेस की वाइंडिंग, एक कॉइल में एक स्लॉट में हम डबल कॉइल साइड लगा देते हैं ना, या एक से ज़्यादा कॉइल साइड होती है, 2 कॉइल साइड लगा दी तो वो डबल लेयर वाइंडिंग कहलाती है। लेकिन अगर एक स्लॉट में सिंगल एक ही कॉइल साइड होती है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। उसको मैं आगे और डीप में बताऊँगी एक डायग्राम बना करके। देखो बेसिकली हम ये सब क्यों कर रहे हैं, देखो कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में होता है फुल यूटिलाइजेशन, स्लॉट्स का पूरा यूज नहीं होता। मतलब कुछ स्लॉट ऐसे होंगे उस मशीन में जो खाली होंगे, उनमें ना तो कोई वाइंडिंग है ना कुछ है, वो खाली है, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगाते हैं, ताकि सभी वाइंडिंग सभी स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग जो है बराबर हो सके, यूनिफॉर्मली हो सके। सेम सिंगल लेयर डबल लेयर में भी वही केस काम में आता है। सिंगल लेयर में क्या होता है कि एक स्लॉट में केवल कॉइल का एक कॉइल साइड लगा रहेगा, तो बहुत सारी जगह जो होती है वो बची भी रहती है, ठीक है। तो उसको फुल यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल लेयरिंग और वाइंडिंग करते हैं। डबल लेयरिंग में क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मशीन की डिजाइनिंग करना या मशीन की फिजिकल अरेंजमेंट दिखाना, लेकिन फिर भी वो फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है डबल लेयर में, क्योंकि एक ही स्लॉट में, क्योंकि स्लॉट बड़ा होगा तो उसमें डबल साइड से होंगी, डिफरेंट कॉइल की हम 2 साइड को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।